जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 10 यानी 10वां टेस्ट जो कि बिल्कुल हूबहू यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए भाई सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और आज हम लोग फिर से जो है अपने आप को असेसमेंट करेंगे, अपने आप को इवेलुएट करेंगे कि भाई हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आपको पता डेली भाई मैथ्स की क्लास की अगर हम बात करें, मैथ्स की क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है, 7 बजे होती है। और उसके अलावा भी यानी अभी हम आप लोगों को यूपी पुलिस का टेस्ट पेपर करा रहे हैं जो कि यूपी पुलिस और एज वेल एज एसएससी जीडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इनमें थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल आसान रहता है, इजी रहता है। बस सारे चैप्टर्स को हमें उसका बेसिक कंफर्म होना चाहिए। ओके, और आपको पता भाई सामान्य अध्ययन क्लास सुबह 10 बजे होती है और रीजनिंग की क्लास 12 बजे और हिंदी क्लास शाम को 8 बजे होती है। तो चलिए भाई सभी लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल पेन कॉपी लेकर इसलिए क्योंकि भाई मैथ्स में कुछ ना कुछ जो है कैलकुलेशन में पेन की जरूरत पड़ती है। तो चलो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। 2000 को ए और बी 3 और 2 के अनुपात में बांटा जाए तो आप बताइए बी को कितना प्राप्त हो। कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत बार लगा दिए हैं, यानी शायद हम ओरल बता सकते हैं कि सर 3 पार्ट ए को मिलेगा, 2 पार्ट बी को मिलेगा। दोनों को कितना पार्ट मिलेगा सर? 3 2 5 भाग दोनों को मिलेगा, जिसमें बी को 2 भाग मिलेगा। तो सर 5 भाग बी को मिलेगा और बी 5 भाग दोनों को मिलेगा। तो 5 भाग की वैल्यू सर कितना हुआ? 2000 हुआ। और बी को कितना मिलेगा सर? 2 भाग मिलेगा, तो इसलिए बी की वैल्यू। कहोगे हाँ सर 5 भाग की वैल्यू दिया है, 2 निकाल लो। तो क्या जरूरी है हम ऐसे माने ए को 3x मिलेगा, बी को 2x मिलेगा, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करें? टफ हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान है। तो 5 चौक 20, 4 दूना 8। कहोगे अरे सर बिल्कुल आसान है नहीं, 800 रुपये हमारे बी साहब को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबको लग रहा होगा भाई, जो हमारे साथ बहुत दिनों से बने होंगे उनको लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान है, इतना ईजी नहीं था। अरे भाई यूपी पुलिस की हम बात कर रहे हैं और अदर एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन उसमें बनते हैं। ओके चलिए इसको देखोगे, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ए और बी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए उसी काम को। कहोगे वाह सर क्या कह रहा है? जैसे भी मिनिमम 2% किसी वर्क को करेंगे, जैसे ए और बी कह रहा है कि किसी वर्क को 16 डेज में। कहोगे हाँ सर। और बी अकेला उसी सेम वर्क को कितने दिनों में? कहोगे सर 30 दिनों में करेगा। कहेंगे हाँ सर। जाहिर सी बात है, 2 लोग करेंगे तो जल्दी करेंगे, अकेला करेगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। कैसे सॉल्व करते थे भाई? जब भी 2 टाइम दिया है इसका एलसीएम लोगे, यानी लासा लोगे, 16 और 30 का एलसीएम लोगे, तो कहोगे सर 30 दूना 60, क्या 16 से कटेगा नहीं? 120 क्या 16 से कटेगा नहीं? सर वो भी नहीं कटेगा, 16 7 112। तो क्या किससे करें सर? 16 फिर 3 180 क्या कटेगा सर? ध्यान दो नहीं कटेगा सर, तो बहुत टफ हो रहा है। एक चीज ध्यान दो, अगर जैसे कभी भी ना एलसीएम लेने में दिक्कत हो, आपको ये पता है ए और बी 16 दिनों में और बी अकेले 30 दिनों में, तो यहां से अगर कट करोगे कहोगे 2 8 16 और 2 कितना 2 15 कितना हुआ 30 हुआ। तो जो ये टाइम का रेशियो है, जो टाइम का रेशियो उसका उल्टा इफिशियंसी बन जाता है, यानी डायरेक्ट आप इसको 15 कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो 8, यानी जो समय का अनुपात है उल्टा इफिशियंसी का रेशियो। अब आपको इफिशियंसी पता हो गया, यानी इफिशियंसी पता हो गया ए और बी एक काम को 15 वर्क पर डे करते हैं, 16 दिनों में करते हैं और 3 8 24, यानी इसका एलसीएम चेक कर लो 240 हुआ। मतलब 8 वर्क पर डे बी अकेले करेगा, 15 वर्क पर डे कौन करेगा? ए और बी करेगा। चाहे 15 को 16 से मल्टीप्लाई करो और चाहे आप 8 को 30 से मल्टीप्लाई करो तब भी 240 आएगा। यानी यही तो करते थे, 16 और 30 का एलसीएम 240। 240 क्या था? वर्क था भाई। तो 240 वर्ग को 16 दिनों में, तो 240 डिवाइड बाई 16 का मतलब 15 वर्ग पर डे ए और बी, और 240 डिवाइड बाई 30 8 वर्ग पर डे ए अकेले, बी अकेले। कहोगे हाँ सर अब तो आसान हो गया ना। आपको ये पता है भाई कि ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं, बी अकेले 8 काम करता है, तो ए अकेले कितना करेगा? 15 - 8 7 वर्ग पर डे। तो 240 को 7 वर्ग पर डे के हिसाब से कितना समय लेगा ए? 240 डिवाइड बाई 7। कहोगे हाँ सर 7 3 21। अच्छा 240 डिवाइड बाई 7 डायरेक्ट दिया है तो कुछ नहीं ध्यान देना है, तो डायरेक्टली यानी 240/7 आंसर। तो कभी कभी अगर कैलकुलेशन टफ हो, यानी एलसीएम आपको टफ लग रहा हो, तो समय का अनुपात निकाला करिए। समय का जो अनुपात उल्टा क्या हो जाएगा? इफिशियंसी का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, उल्टा इफिशियंसी का अनुपात है तो इफिशियंसी डायरेक्ट लिख दो। अब इफिशियंसी को टाइम से गुणा करोगे, अपने आप वर्क कितना होना चाहिए पता हो जाएगा। कहोगे वाह सर वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये आसानी सॉल्व कर लोगे।
अब आप बताओ इसको 25 का 25%, हम बताएं ये इतना आसान क्वेश्चन, हमें पूरी उम्मीद है ये किसी को डाउट नहीं होगा। चलो फिलहाल डिस्कस कर लेते भाई। व्हाट इज द 25% ऑफ 25%? तो 25% का मतलब आप कहोगे 25/100, फिर का 25% का मतलब 25/100। कहो हाँ सर। क्यों कट करें? 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 625 हुआ। हाँ सर। और यहाँ 2 यहाँ 4, यानी लास्ट से 4 पर डेसिमल लगना चाहिए। 1 2 3, 1 0 बढ़ा दो 4, यानी 0.0625। कहोगे अरे सर इतना आसान है, तो सॉल्व कर लेंगे ना। यानी 0.0625 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी सबसे बड़ी और छोटी, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको अभी लास्ट क्लास में 2 क्लास पहले भिन्न डिस्कस किया, फ्रैक्शन डिस्कस किया है। उसमें आप लोग बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हो कि भाई कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा उसमें बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा भिन्न क्या होगा, या आप ये भी बता सकते हो भाई कि भिन्नों को कैसे हम जोड़ते हैं या जो है कैसे हम घटाते हैं। तो समझ में आया? कहोगे हाँ सर बिल्कुल, वेरी गुड। तो जल्दी से आप लोग बताओ, पहले जैसे आप लोग सॉल्व किए थे सेम वही है, बहुत आसानी से बता सकते हो भाई। तो क्या लिखा? 9/7, 17/23, 18/11, इतना। कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? एक चीज ध्यान दो भाई, ये तो देखते ही समझ में आ जाएगा। 17/23 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 1 से कम है। जिसका अंश हर से कम होगा, अंश हर से कम होगा तो वो भिन्न 1 से कम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 9/7, चाहे आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे कर दो भाई, 7 1 कम 7 दोनों, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी 1.28। ये 11 × 11 डेसिमल लगाओगे 7 11 छक्का 66, यानी ये तो नहीं होगा, इससे बड़ी तो यही है। अब ये देख लो, 7 1 कम 7, 7 6 13, 6 हो गया। कहोगे 7 8 56, अरे भैया सबसे बड़ी यही है। मतलब जब यहाँ पे ये जो है कैसे पूर्णांक में आंसर आ रहा है, तो जब पूर्णांक में आ रहा है तो आप लोग अगर ज़्यादा होता तो हम पूर्णांक को अलग करके फ्रैक्शन चेक करते, लेकिन ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली भाई ये तो होगा नहीं, 1 से कम है। ये भी थोड़ा कम लग रहा था, 18/11, 13/7 में, तो ऐसे 7 का लगभग 2 गुना जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा टेबल यही लास्ट वाला ही जा सकता है। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछी जा रही भैया, 13/7 इज द करेक्ट आंसर। आप कहोगे क्या होगा सर? यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। समझ में आया ना? यहाँ ट्रिक भी नहीं अप्लाई करोगे, बेसिक से भी कर सकते हो ना। वेरी गुड। इसको बताओ भाई। सत्या 5,000 का निवेश करके व्यापार शुरू करता है। 4 महीने बाद सुभाष सत्या का साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष के पश्चात लाभ को इस अनुपात में सत्या तथा सुभाष में बांट दिया जाता है। सुभाष द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कितना है? याद करो भाई, पार्टनरशिप आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाए हैं, और एक बार नहीं, हमें लगता है 2 से 3 लेक्चर प्रॉपर अच्छे से पढ़ा चुके हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम यानी सभी जो है प्रैक्टिस सेट में हमने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये एक पेड क्वेश्चन बहुत बार आता है। आपको पता है भाई, 2 लोग जब बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, यानी पहला व्यक्ति जितना इन्वेस्टमेंट करेगा जितने समय के लिए, दूसरा व्यक्ति जितना इन्वेस्टमेंट करेगा जितने समय के लिए, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो बनता है। ये सबने पढ़ा होगा भाई। 2 व्यक्ति अगर बिजनेस में साझेदार होते हैं, उनका लगाया गया धन और जितने समय के लिए दूसरे का लगाया गया धन जितने समय के लिए, वही उसके लाभ का रेशियो बनता है। ये कंफर्म है, देख लो भाई। सत्या 5,000, भाई सत्या साहब ने 5,000 रुपये लगाया ना? कहोगे हाँ सर। शुरू किया, 4 महीने बाद सुभाष सत्या का साझेदार बन गया। मतलब सुभाष भैया ने कितना पैसा लगाया नहीं पता है, मानो C2 कैपिटल लगाया, लेकिन कब? 4 महीने बाद साझेदार बन गया, और प्रॉफिट 1 साल बाद बटा। तो इसका मतलब जो सुभाष जी हैं वो 4 महीने बाद आए, यानी 8 महीने के लिए आए, और हमारे सत्या साहब शुरू से लगे रहे, यानी 1 साल तक पूरा लगे रहे। और इनका जो लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2:1 में हुआ। यही तो हुआ। मतलब बहुत बार पूछा जाएगा, कभी टाइम मिसिंग होगा, कभी पहले का कैपिटल मिसिंग होगा, कभी दूसरे का, बता सकते हो। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये आसानी सॉल्व कर दो। देखो 4 दूनी 8 हुआ, 4 3 12 हुआ ना। कहोगे 2 से यहाँ पे कितना हुआ? देखो 2500। जब आप लोग ये इधर आएगा नीचे, 2 से कट कर दो और चाहे मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर दे 1250। 1250 का 3 गुना कितना हुआ? C2 के क्रॉस हो जाएगा, यानी 1250 का 3750, 3750 है। हाँ सर बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कहो सर कोई डाउट नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, क्वेश्चन के बेसिक्स को समझना है, उसके पैटर्न को समझना है, आसानी से बता देंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी और सी एक काम को 36 दिनों में, सी और ए 24 दिनों में, ए और बी उसे 27 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले, अरे भाई कितनी बार आपको वही क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जैसे लिखा लिखो भाई। तो बी और सी एक काम को 36 डेज में, कहो हाँ सर। और सी और ए उसी काम को कितने दिनों में? सर 24 दिनों में। जी सर। और फिर कह रहा है सर ए और बी, मतलब पहले ए और बी दिया होता, लेकिन इन्होंने ऐसे दे दिया तो कोई बात नहीं, ए और बी उसे 27 दिनों में करते हैं ना। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले भैया एलसीएम लोगे, यानी लासा लोगे, वर्क मानोगे। अब एलसीएम निकालने का तरीका करो, चाहे हमने एक और आपको बताया था, क्या बताया था?
चलो अच्छा वही करो। चलो 27, 36 सबसे बड़ी संख्या 36 है। 36 का 2 गुना 72, 3 गुना 108, क्या 24 नहीं है? 4 गुना भैया 144, 27 नहीं कटेगा ना? कहोगे हाँ सर। 5 गुना 36 पंचे 180, क्या कटेगा 27 से? याद करो 27 का नहीं 9 3 27, 9 2 18 नहीं, फिर 360। ये आपको और ये एलसीएम डाउट हो ऐसे करो। 36 का मतलब कितना हुआ? 36 में 9 चौक 36 यानी 2 का स्क्वायर इंटू कितना 3 का स्क्वायर ना, और 24 का मतलब 8 3 24, 2 का क्यूब इंटू 3 हुआ, फिर 27 का 3 का क्यूब हुआ। यानी अगर आप लोग इसका एलसीएम लेते हो तो 2 का क्यूब ना सबसे बड़ी संख्या जो है, और 3 का क्यूब ना, तो कितना हुआ? 2 का क्यूब 8 हुआ और 3 का क्यूब 27 हुआ। 27 अट्ठे कितना हुआ? 8 7 56 और 8 दुना 16, 16 5 कितना हुआ? 21, 216। कहोगे हाँ सर, कट जाएगा 216। तो 36 यही 216 क्या हुआ? काम हुआ, यानी ए बी बी सी जो भी करते हैं वो 216 काम करते हैं। कहोगे जी सर 216 काम करेंगे। तो बी और सी, ध्यान समझिए भाई, बी और सी की अगर हम बात करें, यानी 216 काम 36 दिनों में बी और सी करेंगे, तो एक दिन में कितना? 36 छक्का 216, 6 वर्क पर डे करेंगे। सी और ए की बात करेंगे, कितना हुआ? 24 अट्ठे देखो, 8 चौक नहीं 8 नहीं 6 हुआ, 7 चौक 28, कितना होगा भाई? 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 कितना हुआ? 21, 9 बार जाएगा भाई। 24 का 9 बार, और 27 कितनी बार जाएगा? कहोगे 7 नहीं 6 बार, 6 7 42 नहीं 8 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 8 बार ना। तो मतलब बी और सी 6 वर्क पर डे, सी और ए 9 वर्क पर डे, और ए और बी 8 वर्क पर डे। तो सबको जोड़ोगे भाई, यानी 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी हो जाएगा ना। कहोगे डबल ऑफ ए बी सी का मतलब 9 6 15 और 8 कितना हुआ? 23 वर्क पर डे। तो डबल ए बी सी की इफिशियंसी 23 वर्क पर डे, तो ए बी सी की इफिशियंसी क्या होगा भाई? ए बी सी का तो 23 बटा 2, 23 बटा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11.5 जो है 11.5 वर्ग पर डे तीनों मिलकर एबीसी का इफिशियंसी है। हमें चाहिए किसकी इफिशियंसी? एक्चुअली में बी का चाहिए। ये मस्त है, जब ए और बी, बी और सी और ए दिया होगा भाई, तो आप हमेशा पहले इसका लासा निकालोगे, टोटल काम हो गया। और ये बी और सी 36 दिनों में, तो बी और सी का एक दिन का काम निकाल लो। अच्छा, वैसे सी और ए और बी ये जोड़ोगे तब ए बी सी का डबल आएगा ना। देखो 2 बार यहाँ पे बी हुआ, 2 बार सी हुआ, 2 बार ए हुआ, तो डबल ए बी सी की इफिशियंसी ये जोड़ोगे इतना हो गया 23। तो ए बी सी की इफिशियंसी 11.5। अब 11.5 ए बी सी मस्त है, लेकिन ए बी सी का हमें नहीं पूछा गया कि भाई ए बी सी मिलकर कितने समय में करेंगे। पूछा क्या गया? पूछा गया बी एलॉन। तो बी का मतलब ये हुआ कि अगर हम ए बी सी का एक दिन के वर्क में से हम ए और सी का एक दिन का वर्क घटा दे तो आ जाएगा ना। तो ए बी सी 11.5 वर्क पर डे कर रहे हैं, उसमें बी का निकालना ए और सी कितना, ध्यान दो। तो ए और सी की हम बात करें, ए और सी और ए 9 वर्क पर डे, तो 9 2 11 2.5 वर्क पर डे कौन करेगा? बी अकेले। तो बी को अगर टोटल वर्क फिनिश करना है, कौन सा वर्क, यानी 216 वर्क फिनिश करना है, किसके हिसाब से? 2.5 के हिसाब से, कितने टाइम लगेगा? सॉल्व कर लो भाई। देखो 0 5 25 हुआ, कहोगे सर यहाँ पे 5 चौक 20 हुआ ना, 1 21, 5 3 15, 1 16, 5 9 10, 5 से कहोगे 5 8 40, 5 6 30 और 2 बटा 5। सर 86 होल टू बाई 5 है कहीं? हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 86 सही 2 बटा 5 जो है सही आंसर है। बताओ ये कितनी बार आप जो है टाइम एंड वर्क में सॉल्व कर चुके होंगे? जिनको टाइम वर्क में इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, आप जाओगे लिखोगे टाइम एंड वर्क बाई शिवानंद सर। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क बाई शिवानंद सर। ये पूरा प्लेलिस्ट है भाई, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें टाइम एंड वर्क हमने कंप्लीट यानी अलग अलग टाइप बना के डिस्कस किया। पहला टाइप यानी एलसीएम वाले मेथड है, दूसरा जो है ग्रुप वाले वर्क कैसे करोगे, इफिशिएंसी वाले कैसे करोगे, वेजेज वाले कैसे करोगे, सब हमने बताया ना। तो वहां से आप देख सकते हो। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कहोगे नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, ये तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहोगे हाँ सर। किसी शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 19.2 मीटर है और सिर की ऊंचाई, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोनिकल टेंट इतना, द हाइट ऑफ द टॉप 2.8 मीटर्स, दस द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू पिचिंग द टेंट स्क्वायर मीटर अप्रोक्सीमेटली, यानी एग्जैक्ट नहीं है, लगभग कह रहा है भाई। अगर शंकु की बात करें यानी मंकी कैप, ये हो जाएगा। देखो ये हुआ ना, एक शंक्वाकार तंबू है। कहोगे हाँ सर, शंक्वाकार तंबू है, तंबू के आधार का व्यास, भाई ये व्यास का मतलब डी, यानी यहां से लेके यहां तक यानी 19.2 है।
अगर आपको व्यास दिया है तुरंत आपके माइंड में आएगा व्यास का मतलब त्रिज्या का डबल होता ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस त्रिज्या होती है या पूरा व्यास होता है, यानी त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। कहोगे हाँ सर त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। तो त्रिज्या बराबर कितना भैया, व्यास बटा दो, यानी 19.2 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करो या ऐसे रहने दो आपके ऊपर है। कहोगे ये तो पता हो गया रेडियस मीटर में, और उसकी ऊंचाई 2.8 मीटर, यानी हाइट आपको दे दी गई भाई 2.8 मीटर। हाँ कहोगे यस सर हाइट दे दी गई है। तो इस प्रकार तंबू लगाने के लिए वांछित कैनवस का क्षेत्रफल आप बताओ। कैनवस का मतलब ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको कोनिकल टेंट है तो कपड़ा नीचे नहीं लगाओगे भाई, यानी पूरा कवर टेंट, यानी इसकी किसकी बात कीजिए, पाई आर एल की बात की जा रही है। यानी आपको पता है अगर किसकी बात करो, यानी शंकु की बात करो, शंकु का आयतन क्या होता है भैया, वॉल्यूम क्या होता है आयतन, कहोगे सर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर है इसका आयतन होता। कहोगे हाँ सर। तो सरफेस एरिया ये, यानी जो है ऊपर टेंट लगाओगे, यानी जो त्रिशंकु के आकार का होता है ट्रायंगल का, उसकी बात करेंगे, उसको बोलते हैं भैया कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड, यानी वक्रपृष्ठ बोलते हैं, वक्रपृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, उसी का फॉर्मूला होता है भाई पाई आर एल ना, याद है आपको, बिल्कुल याद है भाई। और टोटल सरफेस एरिया टीएस से क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण का मतलब पूरे कोनिकल टेंट को रैप करना है, यानी ढकना है, नीचे से लेके ऊपर तक कंप्लीट ढकना है, तो बेस और जुड़ जाएगा, यानी पाई आर एल, ऊपर का पूरा पोर्शन ये तो रहेगा। कहोगे हाँ सर ये रहेगा, बाकी नीचे का भी जो एरिया वो जुड़ जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। तो आप कह सकते हो सर पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो एल प्लस आर ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। कहोगे हाँ सर, ये तीनों फॉर्मूले आपको पता है, कहोगे यस। तो लेकिन हमें निकालना क्या है, पहले उस पर ध्यान दें। हमें सिर्फ निकालना है कि भाई तंबू लगाने के लिए वांछित कैनवस, यानी कैनवस का मतलब नीचे की बात नहीं करें, पाई आर एल निकालना आपको। कहोगे सर बिल्कुल पाई आर एल निकालना है, यानी वक्रपृष्ठ निकालना है, तो जो वक्रपृष्ठ होगा उतना ही मीटर भैया कपड़ा लगेगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है, लगा दो उतना मीटर कपड़ा। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, कहोगे हाँ सर। आर की वैल्यू कितना है, 19.2/2, यानी पाई आर स्क्वायर का मतलब 19/2, हमने ये डायरेक्टली रेडियस लिख दिया ना, 19.2 डिवाइड बाई 2 ये क्या है, त्रिज्या है, मतलब इसका डायमीटर इसका आधा, यानी 2/2 कर दोगे तो रेडियस त्रिज्या आ गई। तो पाई आर स्क्वायर, देखो अरे यार आर स्क्वायर कहाँ है, गड़बड़ हो जाता, अभी हम उस पर चले गए, गड़बड़ नहीं होगा। अब देखो पाई आर एल, हमें क्या करना है, एल और पता होता तो सॉल्व कर लेते, पाई आर वैल्यू एल, तो एल नहीं पता। देखो एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो एल को रिलेट करने के लिए पता है भाई ये क्या होगा, 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये कर्ण होता है, यानी कन्फर्म है एल का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जो आपका ये है, अगर एक भाग ट्रायंगल बन रहा है तो सामने वाला तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट है, तो ये इसकी ये कर्ण बन जाएगा, ये ऊंचाई बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो एल की वैल्यू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन बोला है। तो पहले एल निकाल लोगे, जो आएगा फिर आंसर हो जाएगा। कहोगे हाँ सर एल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, एल = h स्क्वायर, एच आपका कहाँ भाई, एच आपका 2.8 है ना, तो 2.8 का स्क्वायर, तो 2.8 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर का मतलब 192.2। तो सॉल्व कर दे 192.2 को, चलो सॉल्व कर देते हैं, नहीं कहोगे कि सर बार बार वही लिख रहे हैं, सॉल्व ही कर देते हैं। क्या यहाँ से देखो सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, 2 से 2 9 18, 1 19 2 6 9.6, यानी 9.6 का स्क्वायर ना, यही इसका अंडर रूट निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो 28 का स्क्वायर 2 डेसिमल लगा दो, देखो यहाँ से 28 का स्क्वायर हम यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखें भाई, इसको हटा देना, देखो इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको। अरे भाई आपको पता हो गया कि टोटल सरफेस एरिया, भाई सरफेस एरिया क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये सब फॉर्मूला पता हो गया। यहाँ हम सॉल्व करने के लिए ये प्लेस छोड़ रहे हैं, तो भैया सॉल्व करो ना। अंडर एल बराबर क्या हुआ, अंडर रूट भाई 28 का स्क्वायर कितना हुआ, 784, ये डेसिमल 7.84, प्लस 96 का स्क्वायर, 4 कम 4 का स्क्वायर 16, और 9216। कहोगे हाँ सर, यहाँ पे 6 4 10 के 0, और 8 1 9 1 10 0 ना 1, और 7 2 1 10 0 हासिल 1। कहोगे हाँ सर। उसके बाद क्या बचा, तो ना बचा कितना, 9 9 9 और 1 10 10 अंडर रूट। तो L = क्या हो गया भैया, 10 हो गया, यानी 10 मीटर हमारा
तिरछी ऊंचाई हो गई। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। सर वक्र पीस जो निकाल रहे थे ना ये कैनवस का एरिया यही तो था, सिर्फ एल लिखना था, 10 से और गुणा करना था। कर दो भाई। देखो यहाँ से 7 दूनाई 14 हुआ, 0.7642। कहोगे वाह सर, 2 से 11, ये डेसिमल हटा दो तो यहाँ पे 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, 2 हुआ 286। कुछ गलत आ रहा है? हमें लगता है कि भाई प्रकार का तंबू लगाने वांछित कैनवस, कैनवस तो यही होगा 22 पाई आर एल। तो पाई आर, आर का मतलब 99.6, एल का मतलब 10 हो गया। सही है, सही तो है भाई। 10 से पाई आर एल 10 ये हो गया। अच्छा 9.6 करेंगे, 7 दूनाई 14, 7 7 6 42, सही है। 0.2 286। कुछ गड़बड़ आ रहा है भाई। इसका मतलब हुआ कि जो है नीचे पाई आर स्क्वायर भी तो देखो, अगर नीचे कहने का मतलब चेंज हो गया होगा, नीचे पाई आर स्क्वायर जोड़ेगा तो भले हो सकता है, ये नहीं पाई आर स्क्वायर अच्छा जोड़ते क्या होता 22/7 आर 9.6 इंटू 9.6 ना। अरे भाई हमने सॉल्व गलत किया ना। कहोगे सर सॉल्व आपने क्या गलत किया, बताता हूँ। यही गलती होती है, इसको आप लोग हमें पता है, उम्मीद है सब लोग आंसर। देखो आपको क्या दिया गया है, निकालना है। जब कैलकुलेशन गलत है तो आंसर गलत आएगा ही आएगा। पाई आर, आर का मतलब 19/2, 19/19.2/2 हुआ ना। तो हमने 7 6 42 कर दिया, 26 बार नहीं जाएगा तब भी कट कर दिया। तो चलो जैसे लिखे थे 19.2 ही लिखते और इंटू कितना 10, ठीक है। तो भाई 7 से थोड़ी कटेगा, ये हमने कट कर दिया था। 2 9 18, 2 6 12, 9 ये 90, ये कट गया, 96 हो गया, डेसिमल से हट गया। तो 96 को 11 से गुणा करके 7 से भाग कर दो तो क्या आएगा, तो 6 आएगा। 9 6 15 के 5, 1 और 9 1 10, इतना डिवाइड बाई 7। तो 7 1 7, हाँ 3 10, 7 5 35, हाँ सर 0। सब गड़बड़े कर रहे हैं भाई। गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं, देखो 11 हमने लिख दिया, कट के दिया, दोबारा से भाई 2 से और कर दोगे ना। 2 6 12, 2 5 10, 1 11, 2 1 2, अब करोगे 7 3 21, हाँ सही है 21, ये 0 बढ़ा दो 12, 7 1 7, 4 7 5, ये 301.7, ये ऑप्शन नंबर 3। हमने यहाँ 11 नहीं, 11 क्यों कट ही नहीं किया था भाई। 22 पाई आर एल तो होता है, पाई आर एल होता है तो आर आप लोग कंफर्म है, एल की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, बस वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है ना। हमें पता आप लोग ये मिस्टेक नहीं करोगे। बहुत सारे लोग कह रहे हो कमेंट बॉक्स में सर हमें तो आ गया आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको बताओ। एक कर्मचारी जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा कार्यालय जाता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 4 मिनट देर से पहुंचता है। वाह भाई, उसके कार्यालय की दूरी याद करो, आपको क्या बताए थे। जब भी डिस्टेंस फिक्स है, पहले वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना, कहोगे हाँ सर, तब वो क्या करता है भाई 20 मिनट देरी से पहुंचता। देरी का मतलब यानी अगर 2 बजे पहुंचना था तो 2:20 में पहुंच रहा है कि नहीं। और जब वो 20 किलोमीटर की चाल बढ़ा देगा, जाहिर सी बात है जल्दी पहुंचेगा। जब चाल बढ़ाता है तो 4 मिनट देर से पहुंचता है। अच्छा अभी भी 4 मिनट देरी से, यानी पहले 20 मिनट देरी से और अब 4 मिनट देरी से, तो दोनों बार देरी हो रही है उसको। पहले भी देरी हो रही थी और बाद में भी देरी हो रही है। आपको पता जब दूरी फिक्स होता है तो फार्मूला आपको क्लियर है, S1T1 = S2T2। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, या टाइम का अंतर से रिलेट कर सकते हो। लेकिन एक तरीका हमने आपको बताया था चाल समय दूरी में, जब दूरी फिक्स हो तो जो चाल का रेशियो होगा भाई ना, जैसे पहले दिन और दूसरे दिन चाल का अनुपात होगा 1 और 2, इनका जो है रेसिप्रोकल का मतलब यानी टाइम का रेशियो 2:1। पहले दिन यानी 2 समय लगता, दूसरे दिन 1 समय लगता। पहले दिन 20 मिनट देरी से पहुंचता, दूसरे दिन 4 मिनट देरी से पहुंचता। तो दोनों देरी से पहुंच रहा है। जब सेम साइन होगा यानी पहले दिन 20 मिनट देरी, दूसरे दिन 4 मिनट देरी, दोनों में कितना डिफरेंस है 16 मिनट का सर। यानी दोनों का पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने में 16 मिनट का अंतर है। और टाइम के अकॉर्डिंग 2 और 1 का मतलब 1 की रेशियो की वैल्यू 16, 2 की वैल्यू 16 नहीं 32 मिनट और 16 मिनट। यहाँ से ये पता हो जाएगा भाई कि पहले दिन कितना समय लगा 32 मिनट, दूसरे दिन कितना लगा 16 मिनट, है कि नहीं। जब भी ऐसा हो कि किसी चाल से जा रहे हैं लेट पहुंच रहे हैं या जल्दी पहुंच रहे हैं, चाल बढ़ा रहे हैं जल्दी पहुंच रहे हैं या लेट पहुंच रहे हैं, जो भी कहा जाए ना,
तो चाल का रेशियो उल्टा समय का रेशियो, यानी इस चाल से इतना समय, इस चाल से इतना समय लगेगा। अब समय का अंतर दिया हो या सम दिया हो, करेक्ट कर लोगे। अंतर दिया था 1 की वैल्यू 16, तो 2 की वैल्यू 32, इतना मतलब पहले दिन और दूसरे दिन किस जाल से जाएगा उससे में समय कितना लगेगा ये पता हो गया। तो दूरी निकालना भैया, तो पहले दिन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, समय लग रहा आपको 32 मिनट। 32 मिनट को 60 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा आवर में, यानी 32/6 कहोगे। हाँ सर, तो उससे घर से कार्यालय की दूरी बताइए। 32/6 सॉल्व कर दोगे, लेकिन कार्यालय की दूरी भाई कुछ गड़बड़ है इसमें। 20 4 16, 1 की वैल्यू 32 मिनट, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 32 मिनट लगेगा। हाँ सर बिल्कुल सही तो है। तो दूरी कितनी होगी यहाँ से, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5.2 और 6 3 18, 5.33 किलोमीटर। यहाँ ऑप्शन बहुत दूर दूर तक नहीं है, क्या बात है भाई। समझ में आया ना, पहले कितना समय लगा तो इतना। हमें लगता है ये सही है, यहाँ पे गलत है कुछ, नहीं सही है, 5.3 होगा इसमें, ऑप्शन सब गलत है। ठीक है ना। चलो, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है। छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थी संख्या का x% हो जाती है छात्रों की संख्या। करा किसी विद्यालय में छात्रों छात्राओं की संख्या के योग, भैया छात्रों और छात्राओं यानी बॉयज और गर्ल्स, द सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 150 कहोगे। हाँ सर बिल्कुल। यदि छात्रों की संख्या x हो, यानी हमारे बॉयज भाई साहब x हैं, और छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x%, जो गर्ल्स हैं वो 150 का कितना x% है, याद करो आप लोग, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, तो ये कुछ करना नहीं है आपको, ये x है और ये कितना हो जाएगा 150 का x%, वो जान के मतलब कंफ्यूजन किया गया है, यानी x का 150%। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट बिकम x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज दिया है x टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ध्यान दो, इंग्लिश में पढ़ो थोड़ा सा क्लियर ज्यादा होगा। द नंबर ऑफ बॉयज इज x है, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज स्टूडेंट्स बिकम x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे x हैं, तो जो गर्ल्स की संख्या है इसका x% है, ये कह रहा है भाई। तो आप बता दोगे यानी x प्लस यानी बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर 150 होना चाहिए, तो अब ये 150 हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 से गुणा कर दो, तो कहोगे सर 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 150 था, 2 0 और बढ़ा देंगे। सर इतना सॉल्व करेंगे, इतना तो बहुत टफ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना लेंदी सॉल्व करने की क्या जरूरत है, नो सर, इसे तो बहुत आसान है। अब हम इसी से चेक कर लें ना, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, किसकी संख्या पूछ, छात्रों की संख्या बॉयज, मान लो 90 बॉयज हैं ना, तो 90 बॉयज और प्लस 90 का 90%, 90 का 90 यानी 60 होना चाहिए, अगर 60 होगा तो 9 9 81 गलत है, 50 है, 50 यानी 50 है ये, और प्लस 50 का 50% नहीं, 60 है, 60 प्लस 60 का 60%, कुछ गड़बड़ है भाई। यहाँ इंग्लिश में करेंगे तो हिंदी में करेंगे, विद्यार्थियों की छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। हमने तो ये सही है, हिंदी वाला सही है, ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए, इसको हमने चेक नहीं किया। अगर इससे तो हमें मुश्किल लग रहा क्योंकि जो है ऑप्शन से नहीं हो रहा। चलो देखो भाई, इसको करते हैं, दोनों से करके देखते हैं, हमें लगता है कि कुल विद्यार्थियों करेंगे तो शायद आ जाए। कहोगे ये x है, ये x है भाई, क्योंकि x का अगर आप लोग जितना 90% जोड़ोगे, 50 का 50% जोड़ोगे तो आधा ही तो होगा, उतना तो आएगा नहीं कभी। तो ये गलत है, हमें जहाँ तक लगता है ये गलत है, तो ये ना करके हम ये कर दें। ये जो है आपका x तो बॉय छात्र हो गए, और जो छात्राएं हैं 150 का x% कर दें तो शायद आ जाए 3/2, तो 5/x 5/2x इक्वल टू कितना 150, 150, 5 3 15, तो x की वैल्यू कितना हुआ 60 हुआ, यानी 60 बॉयज हैं और उतना। अब सही है, देखो
ध्यान समझो, ये इतना टफ नहीं था, हमें लग रहा था कि, लेकिन हमने कहा चलो इंग्लिश वाला पढ़े, इंग्लिश वाला सही होगा, तो इंग्लिश वाला तो और गलत है। देखो कह रहा कि भाई बॉयज और गर्ल्स का योगफल सम कितना है, कहोगे सर टोटल मिला के 150 है। तो कह रहा कि बॉयज कितने हैं, x हैं, और जो गर्ल्स हैं वो कुल छात्रा 150 का x% है। तो बॉयज प्लस 150 का x% बराबर 150। अब सॉल्व करो, ये 3/2x हुआ, x प्लस 3/2x का मतलब कितना हुआ, यानी 5/x हुआ, 5/2x हुआ, तो 5/2x की वैल्यू 150, x की वैल्यू 60, यानी 60 क्या होगा, सही आंसर होगा। सर ये आसान था, लेकिन वो कन्फ्यूजन में थोड़ा लेंदी हो गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। इसको देखो, एक चोर पुलिस के बीच प्रारंभिक दूरी 50 मीटर की है। अच्छा, यहाँ भाई ये मतलब 50 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये भाई पुलिस पीछे होगा क्योंकि पीछा करेगा। तो चोर 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, ठीक है। कितना, चोर भाई साहब 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े, और पुलिस 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ी। हाँ सर। तो आपको ये कह रहा है दौड़कर चोर को, तो कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ सकती है। चोर भागा, पुलिस पकड़ा, यहाँ मान लो यहाँ पकड़ेगी, तो कितने टाइम बाद, अगर हम बोल दें टी टाइम बाद, दूरी इतना है भाई, जितना टाइम चोर भागेगा उतने ही टाइम में पुलिस कवर उसे पकड़ लेगी, दोनों का टाइम बराबर है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना है कि भाई टाइम तो बराबर है, टाइम इसलिए बराबर है, ये चोर जो है धीरे धीरे भाग पा रहा है, लेकिन पुलिस तेज दौड़ रही है ना, आजकल जैसे यूपी पुलिस दौड़ती है वैसे ये भी जो है तेज दौड़ रही है, तो इसलिए पकड़ लेगी। तो आप कहोगे मान लो टी टाइम बाद पकड़ लेगी, तो टी टाइम में बाद एक तो इक्वेशन है भाई, उनके डिस्टेंस का अंतर दिया है। अगर हम 14.4 चोर साहब इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी टाइम तक चलते हैं, तो इतना दूरी कवर करेंगे, यानी 4 गुणे समय दूरी हुआ, माइनस हमारे चोर साहब 10.8 किलोमीटर की स्पीड से अगर टी टाइम तक चले, मतलब टी सेकंड, टी घंटे, टी मिनट, सेकंड जो भी चले, इतना चले। कहोगे हाँ सर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 50 किलोमीटर हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। तो टी की वैल्यू कितना होगा, यहाँ सॉल्व कर दोगे तो कितना होगा, अच्छा 3.6 हो गया ना, तो 3.6 हो गया। 3.6 टी इक्वल टू कितना, 50 किलोमीटर। तो टी की वैल्यू कितना होगा सर, 50 डिवाइड बाई कितना, 3.6 होगा। बताओ कोई कन्फ्यूजन है सर? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सॉल्व कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, टी की वैल्यू किस में आएगी, जिसमें हम मानेंगे उसमें आएगा, ठीक है ना। तो टी अगर हमें जिनमें कन्वर्ट करना होगा उसमें आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करिएगा, इतने आवर में आएगा। टी की वैल्यू आवर में, तो उसको मिनट में कर दीजिए। भाई हम टी घंटे की बात करें, टी घंटे तक पुलिस चला, टी घंटे तक चोर चला, दोनों में अंतर 50 किलोमीटर का रहेगा, तो दूरी से रिलेट कर लो। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे भाई ना, ये किस में, आवर में, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यहाँ कैंसिल, एक जीरो हटा देंगे, 6 दहम्मा 60 हुआ, 6 6 36 हुआ, 500 बटा इतना ना। तो सॉल्व कर दीजिए, कितने मिनट बाद पकड़ेगा, ये हुआ। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी हुआ ना कि डिस्टेंस कितना चलेगा तो भी हमें पता हो जाएगा। एक तरीका ये भी हुआ, डिस्टेंस कितना होगा वो भी कंफर्म हो जाएगा। बताओ क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा ना? अरे भाई किलोमीटर मीटर में बहुत कन्फ्यूजन है। देखो बाद में ना करके अभी कर लो भाई, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं ना। इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, मतलब ये बेसिक वाला तरीका है कि भाई चोर कितने समय तक चला, पुलिस कितने समय तक चली। तो हम 5/18 कॉमन ले लेंगे, इतना घटा देंगे तो 3.6 टी आ गया। सेकंड में चाहिए तो इसलिए 5/18 से पहले मल्टीप्लाई कर दो ना। क्यों, 14.4 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, और 80 करेंगे तो 5/18 दोनों में गुणा करो, कॉमन ले लो, इनका अंतर 3.6 टी हुआ, और बराबर 50 मीटर है, किलोमीटर नहीं, इसलिए हम कर रहे थे ना। अब सॉल्व करो, 18 दूनी 36, ये तो कितना हो जाएगा सर, 5 टू 10 ना, 1। तो टी की वैल्यू कितना हुआ, 50 मिनट, 50 किस में, सेकंड में, सॉरी 50 सेकंड, 50 सेकंड में पकड़ लेगा। हमेशा आवर में आता ना, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 50 सेकंड में समझ में आ रहा ना, इतनी जल्दी पकड़ ले, जैसे दौड़ी तुरंत पकड़ लेगी पुलिस, वेरी गुड। देखो जितने टाइम में ये चोर यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में पुलिस यहाँ पहुँचेगी, एक तो ये क्लियर है। दोनों की दूरी का अंतर 50 है, तो हम बोल दें भाई पुलिस जो है टी टाइम में, टी सेकंड में कितनी दूरी चलेगी और चोर कितना चलेगा, दोनों की दूरी का अंतर 50 मीटर है, अंतर कर दिया। हम ये किलोमीटर पर आवर में दिया, 5/18 से गुणा कर देंगे, यहाँ 5/18 यानी 5/18 दोनों में होगा, कॉमन कर देंगे।
यहाँ से घटा देंगे तो इतना टी आएगा, सॉल्व कर लेंगे, टी की वैल्यू 50 सेकंड, करेक्ट आंसर। कहोगे हाँ सर लेकिन कंफ्यूज कर दिए। भाई कंफ्यूज अगर नहीं करते तो आपको दोबारा ये कंफ्यूजन रहता हमेशा। तो एक बार अगर कोई मिस्टेक करके सॉल्व करते तो हमेशा माइंड में एक होता है ना, जैसे जब हमारे कोई चीज़ सब कॉन्शियस माइंड में जाती है तो हमें जल्दी याद रहता है। कहोगे हाँ सर। और एक चीज़ आपको बताना था, क्या ये आपको पता होगा, हमें कंफर्म है कि भाई आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जब तक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, जब तक अपने आप को टेस्ट के यानी कोई भी पुलिस के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं ढालते हैं, तब तक जो है यानी सिलेक्शन प्रैक्टिस से ही इसका होता है। भाई बहुत सारे कभी कभी देखो जब आसान क्वेश्चन आते हैं देख के ही गलत कर देते हो, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस किए होते तो फिर जल्दी सॉल्व कर लेते। तो ध्यान दिए, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। और टेस्ट सीरीज आपको पता है किस पर देंगे? www.study91pro.com पर देंगे। आप जाएं और वहां टेस्ट दें। जो डाउट होगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में कंफर्म करें। चलो इसको देखोगे 0.41, 0.41, 0.41, 0.6। अरे भाई देखो एक चीज़ ध्यान दो, 0.41 को अगर हम ए मान लें और अगर 0.69 को हम बी मान लें ना, तो ये ध्यान दो ये कितनी बार है? 3 बार है, यानी ए का क्यूब हुआ और प्लस ये भी 3 बार बी का क्यूब हुआ। हाँ सर। तो ए 2 बार हुआ। हाँ सर। ए का स्क्वायर माइनस ए बी हुआ प्लस बी का स्क्वायर। याद करो यानी ए का क्यूब, इनसे फॉर्मूला रिलेट करके कैसे बनाते हो? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर। और नीचे यही तो है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर यही है। ये तो वैसे कट जाएगा, यानी आंसर ए प्लस बी आएगा इसका। मतलब हमने ए को क्या माना था सर? 0.41 माना था। बी को क्या माना था? 0.69 माना था। तो 9 1 10 0 हुआ, 6 4 10 1 11 हुआ, 2 डेसिमल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 11 हो गया आंसर। तो मतलब इतना आसान हुआ। 1.1 आ गया ना, देखो 1.1 इज द करेक्ट आंसर। कहोगे हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं, इतना आसान क्वेश्चन तो कोई इशू ही नहीं है। 12,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? जबरदस्त क्वेश्चन। 12,000 की राशि यानी प्रिंसिपल हमारा 12,000 है ना, प्रिंसिपल हमारा 12,000 है। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा? P1 + R/100। बेसिक से देखो चाहे ये हो जाएगा ना, ध्यान समझिए। तो पावर n ना, पावर n। तो 12,000 की धनराशि, 12,000 की धनराशि जमा करने पर 5 वर्षों में, जमा करने पर 5 वर्षों में कितनी यानी 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में कितना? 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी 24,000 रुपये हो जाती है। भाई हो गया। हाँ सर। अमाउंट था P, 5 वर्षों में इतना हो गया। कहोगे हाँ सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें। अब कह रहा तदनुसार कितने 20 वर्षों बाद कितनी गुनी हो जाएगी? याद करो आप, इसको इधर ले आओ। 12 दूनी 24, मतलब 2 गुनी हुई ना। तो फिर आप कहोगे कितने? 20 वर्षों में। तो 5 को अगर हम 20 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ता। तो आपको पता है ना, जैसे जो 4 से गुणा करना पड़ता है, तो ये 4 से गुणा कब होगा? जो इधर पावर आएगा ना तब उसका गुणा होगा ना। कहोगे हाँ सर। तो व्हाट विल बी द अमाउंट बिकम 20 ईयर। तो 20 सालों में कितना अमाउंट हो जाएगा? कहोगे सर कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेंगे। कितना गुना हो जाएगा ये तो करना है। तो ध्यान दो, ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो हम 2 कर सकते हैं डायरेक्टली, चाहे 2 और यहाँ पे ये। तो आपको करना क्या? 1 + R/100। तो यहाँ 5 में 4, तो इसका मतलब ये 4 पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 8 हो जाएगा। मतलब ये पावर है 4, इधर लाओ तो 2 की पावर 4 यानी 8 हो जाएगा। तो 8 गुना, ये मनी जो है वो 8 गुना हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे ये जो है मनी 2 गुना हुआ, तो कब? 5 वर्षों में। तो 20 वर्षों का मतलब कितना हुआ? यानी 20 वर्षों का मतलब ये हुआ 5 का 4 गुना। जो 4 गुना होगा वो इसी 2 का पावर हो जाएगा, यानी वो 8 गुना हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप बोल सकते हो कि सर 2 गुना हुआ कितने वर्षों में? 5 गुना। तो 20 गुना कितना हुआ? 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो मतलब 8 से आप गुणा कर दोगे ना, 12 8 96, यानी 96,000 आंसर हो जाएगा। कहोगे वाह सर, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। किसी धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर राशि का इतना, तो ब्याज दर है भैया, कुछ नहीं करना है भाई। राशि साधारण ब्याज उस राशि का इतना है। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है धनराशि का 9/25 है ना। तो जो किसी धनराशि का साधारण ब्याज राशि का 9/25 है, यानी अगर 25 राशि होगी 9 ब्याज होगा हमारा। कहोगे हाँ सर, कितने समय में? 6 वर्षों में ना।
मतलब 25 डिनोमिनेटर वाली बेस वैल्यू मानते नहीं मानते हो? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। यानी 25 पर 9 रुपये ब्याज हो जाएगा, 25 मूलधन होगा 9 ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या फॉर्मूला क्या होता? साधारण ब्याज गुणे 100 प्रिंसिपल इंटू कितना भाई टाइम। सॉल्व कर लो। ब्याज आपका 9 है गुणे 100, एक लाइन का आंसर है। और प्रिंसिपल हमारा कितना है 25 इंटू टाइम कितना है 6। तो 25 100 का 100, 3 दुनाई 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 दुनाई 6, 2 दुनाई 4, 3 दुनाई 6%। अरे सर इतना आसान तो बिल्कुल आसानी सॉल्व कर लेंगे। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो ब्याज का 9/25 है, 25 मूलधन तो 9 ब्याज ना, या x मूलधन तो 9/25 ब्याज, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। चलो 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कंप्यूटर का मूल्य इतना है, कुछ सॉफ्टवेयर संस्थापित करने पर इतना अतिरिक्त खर्च हो गए, 15% लाभ पर बेचा जाए विक्रय मूल्य। वाह भाई वाह। आपको मैंने बताया था भाई, अगर हम किसी कंप्यूटर को 20,650 में खरीदते हैं और जो है 450 रुपये खरीदने के बाद ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करें या जो है मेंटेनेंस पे खर्च करें, हमेशा किस पे जुड़ेगा भाई? कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा। एक्चुअली इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 0, यहाँ पे 5 और 5 0 हुआ, 6 4 10 11 के 1 हासिल 1 हुआ, यहाँ 1 2, यानी 21,100 रुपये। यानी 20,650 में 450 जोड़ोगे तो 21,100 रुपये आएगा, यानी 21,100 रुपये रियल कॉस्ट आई है टोटल। तो 21,600 रुपये रियल कॉस्ट आई है, 15% प्रॉफिट पर बेच देंगे, सबको पता भाई। यानी 21,100 रुपये को 15% प्रॉफिट पर बेच दो, यानी 115/100 से गुणा कर दो। कहोगे हाँ सर, सॉल्व कर दिए, जो भी आएगा आंसर हो गया। अब ये आपके ऊपर है कैसे। 115 एकम 115 के 5 हुआ, कर 11, 115 एकम 115 और 11 कितना हुआ? एक ही यहाँ करें जो आ जाएगा, 115 और 11 कितना? यहाँ 6। तो 6 लास्ट में यही आ रहा है और बाकी को है ही नहीं, यानी 24,265। 24,265, यही ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ये तो आसान था, है कि नहीं? यानी कितने में खरीदा, जो अतिरिक्त जो है उस पर लगेगा वो भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा, उसका 15% बढ़ाकर बेच दिया, कितने में बेचेगा कन्फर्म जाएगा। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनकी पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार संख्याओं में अंतिम संख्या कौन सी? आप बताओ। 1 2 3 स्टेटमेंट पढ़ो, जैसा कह रहा वैसा करो। आपको ये कह रहा है ना, क्या कह रहा भाई? 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनकी पहली संख्या की 1/3 से, पहली संख्या x मान लो ना, पहली विषम, इसका 1/3 ना, 3 औसत यानी जो एवरेज होगा 1/3, ठीक है, 1/3x मान लिया। कहोगे हाँ सर, अगर x मानेंगे तो 1/3x हुआ, 1/3x से 12 अधिक है। औसत उनके पहली संख्या से इतना 12 अधिक है, औसत अधिक है, यानी संख्या में 12 जोड़ दो तो औसत आ जाएगा। औसत ये हो गया, मतलब जो एवरेज है वो पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम पहली उसके औसत की बात करें 1/3x, 12 इसमें जोड़ दो उसके बराबर हो जाएगा। तो क्या ये सब सॉल्व हो जाएगा? ये करना, तो आपको बताओ क्या सब सॉल्व हो जाएगा, ये देखना है। पहली संख्या विषम संख्या x मानेंगे, दूसरी कितनी हो जाएगी? कहोगे x+2, फिर कितनी? x+4। अगर बेसिक करो तो इनका औसत क्या होगा भाई? आपको पता है भाई, इनका एवरेज सब जोड़ोगे तो इनका x+2 ही औसत होगा, सबको जोड़ोगे ना। जो औसत x+2 है, x+2 इतना, तो मध्य वाली संख्या ही औसत होती है, सबको जोड़ो, चाहे 3x हुआ 6 डिवाइड, यानी x+2 ही आएगा ना। तो जो औसत होगा वो पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, मतलब इसमें 12 जोड़ोगे, ये ना सॉल्व पर 3 से गुणा कर दो, 3x + 6 बराबर कितना हुआ? x प्लस कितना? 36। कहोगे हाँ सर, ये इधर आएगा, यानी 2x = कितना हुआ? 30 हुआ। x = कितना हुआ? 15, यानी पहली संख्या 15, फिर 17 और फिर कितना हुआ? और 17 2 19 हुआ। आ तो गई भाई, पहली संख्या x मानोगे, दूसरी x+2, तीसरी x+4, ये क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या होगा? जाहिर सी बात दूसरी संख्या होती है औसत, और चाहे सबको जोड़ के 3 से भाग करोगे x के फॉर्म में x+2 आ जाएगा। तो जो औसत है पहली संख्या 1/3 से 12 अधिक, यानी संख्या में 12 जोड़ दें, औसत के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन बना लिया, x की वैल्यू 15, तो पूछा क्या जरा, तो तीनों में अंतिम संख्या कौन सी भैया? तीनों में अंतिम संख्या 19 है, सबने सबसे बड़ी संख्या। कहोगे हाँ सर, कभी कभी कन्फ्यूजन कर देता है ऐसे क्वेश्चन में। 78 48 72 100 का लघुत्तम समापवर्तक, एक लाइन का आंसर है भाई। ये कितनी बार? 48 का मतलब कितना हुआ? 16 3 48, यानी 2 की पावर 4 × 3, 36 दूना 72, या जो है 9 8 72, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 125 100 का 100, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा इसमें भाई? 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 3 का स्क्वायर ना, और 5 की मैक्सिमम पावर 2।
तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 इंटू 9 इंटू 25 कहोगे हाँ सर। तो 16 ये देखो 16 पंचे 80, 16 दुनाई 32, 8 40, 9 जो 3600, यानी आ गया 3600 इसका एलसीएम। तो जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें सबसे बड़ा जो है कॉमन नंबर होगा उनका प्रोडक्ट ही क्या होगा, एलसीएम होगा। कहोगे यस सर। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? जबरदस्त। 75 से 97 तक, तो 75 से 97, 75, 76, 77, ध्यान दीजिए, 78, 79 यानी कितना, 97 तक। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं 75, 97 तक की पढ़े तो कितनी संख्याएं हैं आपको पता भाई, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बन गया, जिसका सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर दिया है टोटल नंबर डिवाइड बाई 2 तो a प्लस एल होता है ना। तो आपको पता प्रथम संख्या 75 है, लास्ट नंबर 97 है। कितनी संख्याएं हैं बस ये तो निकालना है। संख्याएं कैसे निकालोगे भाई, l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये तो डायरेक्टली हो गया, लेकिन अगर लिखोगे लास्ट कितना होगा, देखो 97, बेसिक से a का मतलब 75 प्लस n माइनस 1, d का मतलब 1 ना, ये घटाओगे 7 यानी 2, 9 7 22, n माइनस 1 इक्वल टू 22, n इक्वल टू कितना हुआ, इधर आ जाएगा 23, बस। तो 23/2 सॉल्व कर दो, क्या डाउट है। यहाँ से कैलकुलेशन 7 5 12 के 2 हुआ, 9 7 16 और 1 17 और इंटू कितना हो 23/2, 2 से 2 8 16, 2 6 12, 3 6 18 सब में आएगा, 3 6 18 1 हुआ, 2 6 12 और 8 3 24, 36 1 37, लास्ट में 78 होगा। 3 6 18, हाँ नहीं एक, 2 6 12 और 8 3 24, 12 8 36 1 37, 78 होगा भाई। और 2 8 16 और कितना हुआ 3 19, 1978 होगा भाई, 1998 नहीं होगा, कहीं गलती हो रही है। देखो 9 9 5 14 के 4 हुआ और 9 5 14, अरे भाई ये तो गड़बड़ कर दिया, 9 5 14 हुआ, कैलकुलेशन आज बहुत गलती हो रही ना। 9 5 14, 9 5 सर 7 7 5 12 सही तो है, 7 5 12, 9 7 16 1 17 सही है, 2 8 16 1 17, 2 6 12 सही है। कितना हुआ 3 6 18 के 8 हुआ, 2 6 12, 8 3 24, 36 1 37, भाई 1578 आ रहा है, इसमें कोई है नहीं, सॉरी 1958 नहीं 1978 है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको बताओ सर, ये तो आसान सा का मान क्या होगा, ज्ञात करना संभव नहीं, ज्ञात करना संभव है, ये आप बताओ, होमवर्क के लिए दिए हैं, क्योंकि ये हमें पता, उम्मीद सब बता देंगे कि जोड़ना घटाना ब्रैकेट हटाना है, मल्टीप्लाई करना, सब आसान आसान नंबर, इसको आप बताओगे। चलिए इसको हम बताएंगे जो थोड़ा सा टफ हो। एक दुकानदार अपने माल का अंकित क्रय मूल्य से 10% अधिक निर्धारित करता है। भाई माल का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक किया, यानी अगर माल का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 110 रुपये होगा, ये तो कह रहा। कहोगे हाँ सर। यदि वह 20% की छूट भी देता है, आप MRP 110 है, 20% की छूट दो, यानी 80/100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने पर बेचा, आ गया 1188 रुपये में भैया बेच दिया। आप बताओ 100 में खरीदा था, 110 रुपये कहा हम बेचेंगे, लेकिन 110 का 20% डिस्काउंट दिया, यानी 88 में बेचा, तो कितने का हानि हुआ, यानी भाई 100 पर 100 रुपये CP है, 88 में बेचेगा तो 12 रुपये की हानि, यानी 12% का लॉस भी हुआ। भाई बताओ कोई डाउट है? कहो सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है। चलिए अगले, अच्छा बस इतना ही है, चलो अच्छा ठीक है। तो इसको बताओ भाई, ये होमवर्क के रूप में था, बताएं आपको या नहीं बताएं, जल्दी से बताओ भाई, सॉल्व कर लेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं कोशिश करेंगे हम आपके साथ हैं। कहोगे हाँ सर। देखो 4 - 4 यहीं से क्लियर हो गया आपका, 4 - 4 पूरा टर्म से क्लियर हो गया, यानी यहाँ तक जय श्री राम हो गए सब याद हो गया ना, मतलब एक लाइन से पूरे जो है पूरे क्वेश्चन सब हो गया। चलो ठीक है, हमने बता दिया, आप समझ गए होंगे। आई होप यहाँ तक सभी कंफर्म हो गया होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए भाई, यूपी कांस्टेबल की बात करें, उसका एक जो है बुक आप परचेज जरूर कर लीजिए। इसमें 10 प्रैक्टिस 5 सॉल्व पेपर है, कम है, और भी आपको लगाने की जरूरत है। कम से कम 50 से 60 जो है मिनिमम जो है प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए, और उसमें अगर सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी है, नहीं तो हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये जिसको सामान्य अध्ययन की बुक लेना हो, अलग अलग स्टेट का एग्जाम देना हो, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं।
और आपको पता भाई आप हमारे साथ कितने बजे जुड़ेंगे, डेली @7 PM पे, यानी शाम को 7 बजे जुड़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप भाई शिवानंद सर के नाम से प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया है, वहां से आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समय फिर से भाई कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।